हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वन एग्ज़ाम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्ज़ाम में। आज हम आपसे काफ़ी समय बाद एक बार फिर से मिल रहे हैं और इस बार अब कोशिश करेंगे कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे रेगुलर आपको इंग्लिश की क्लासेस मिलती रहें। जैसा कि पिछली क्लास आप देखेंगे तो हमने टेंस और टाइम के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया हुआ था। व्हाट इज़ टाइम, व्हाट इज़ टेंस एंड व्हाट इज़ द इंटर रिलेशन बिटवीन टाइम एंड टेंस। टेंस क्या होते हैं, टाइम क्या होते हैं। टेंस हम जानते हैं एक ग्रामेटिकल टर्म है, जबकि टाइम कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, या टाइम को किसी भी लैंग्वेज के क्षेत्र में बांटा या बांधा नहीं जा सकता है, जबकि टेंस के लिए किसी न किसी लैंग्वेज की हमको आवश्यकता पड़ती है और किसी भी लैंग्वेज के माध्यम से टेंस को अलग अलग नियम से अलग अलग तरीके से सीखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम टेंस को एक बेसिक लेवल से सीखने की शुरुआत कर रहे हैं और टेंस के जितने भी काइंड्स होते हैं और उसका ट्रांसलेशन कैसे करना है और ट्रांसलेशन के अलावा भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यानी कि टेंस को एडवांस लेवल पर भी सीखेंगे। टेंस से रिलेटेड प्रत्येक टेंस की जैसे बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ऐसे ही 12 के 12 टेंस से आपको एक क्लास बेसिक की होगी जिसमें आपको हम ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे और ट्रांसलेशन करना इतने अच्छे तरीके से, इतने आसान तरीके से सिखाएंगे कि आप बिना पेपर पेन के, बिना कॉपी पेन के आप देखते ही उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। और अगर आप एक बार टेंस अच्छे से सीख गए, एक बार ट्रांसलेशन आपको स्मार्टली आने लगा, तो इंग्लिश सीखना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी बात को समझेंगे तभी, जब हम किसी बात को जानेंगे कि क्या लिखा हुआ है या सामने वाला क्या बोल रहा है या फिर जो भी चीजें हैं, तो अगर उसको हम जान पाएंगे तभी तो उस लैंग्वेज को सीखेंगे। इसलिए टेंस को सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टेंस को हम शुरुआत करेंगे आज एकदम बेसिक लेवल से और धीरे धीरे एडवांस लेवल में, हायर लेवल तक जाएंगे। अगर हम बात करें टेंस की, तो हमने पिछली क्लास में देखा था। अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हुए हैं इंग्लिश की, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप पिछली क्लास को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर जो टेंस का कॉन्सेप्ट बताया गया है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। टेंस हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं एकेडमिक्स लेवल में भी, कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस और तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को लेकर विद्वानों में, स्कॉलर्स में, ग्रामेरियन में हमेशा से डिस्प्यूट रहा है। कुछ लोग इसको फ्यूचर टेंस को टेंस मानते ही नहीं है। इसका कारण यह है कि जहां ये प्रेजेंट और पास्ट टेंस की अपनी अपनी अलग से एक क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वहीं जो फ्यूचर टेंस होता है उसको ट्रांसलेशन या उसके लिए हम मॉडल वर्ब की सहायता लेते हैं। मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है? विल या शैल के माध्यम से हम फ्यूचर टेंस को ट्रांसलेट करते हैं, या इसीलिए कुछ ग्रामेरियन और कुछ स्कॉलर्स इसको फ्यूचर टेंस नहीं मानते हैं। चलिए, फिर भी यहां पर हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को टेंस मानते हुए आपको एकदम बेसिक लेवल से सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर हम एक एक टेंस की बात करें या प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस तीनों की बात करें, तो तीनों में 4 काइंड्स होते हैं, या तीनों टेंस के जो हैं 4 काइंड्स होते हैं। वो 4 काइंड्स कौन कौन से होते हैं हम सभी जानते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यही चारों टेंस जो हैं सभी में होते हैं, चाहे हम बात करें पास्ट की, चाहे बात करें फ्यूचर की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यहां पर भी होते हैं। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यहां भी 4 टेंस होते हैं। इस तरह टोटल अगर हम देखें तो 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके, टोटल मिलाकर हमको सीखने हैं 12 टेंसेस या 12 टेंस। तो वैसे अगर हम टेंस के पार्ट की बात करें कि टेंस कितने होते हैं, तो टेंस बेसिकली 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों टेंस के 4 अपने अपने अलग टेंस होते हैं, उनको टोटल मिलाकर हम 12 टेंस पढ़ते आए हैं। आज हम
अगर पहले टेंस की बात करें तो पहला टेंस देख रहे हैं प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में भी पहला टेंस कौन सा है? इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट में पहला टेंस इंडेफिनिट टेंस है। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जहां से टेंस की शुरुआत होती है, और अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख गए, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आने लगा तो आगे के टेंसेस आपके लिए इतने आसान हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत यहां हम करने वाले हैं। चलिए, टेंस में भी आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट का मतलब सभी जानते हैं वर्तमान होता है, या जो अभी चीजें हो रही हैं, करंट की चीजें, या प्रेजेंट में उसको हम हिंदी में वर्तमान कहते हैं। और इंडेफिनिट शब्द बना हुआ है, जो इंडेफिनिट वर्ड है वो बना हुआ है किससे? डेफिनिट में। डेफिनिट में इन प्रीफिक्स लगा देंगे तो बना हुआ है क्या? इंडेफिनिट। डेफिनिट मतलब क्या होता है? डेफिनिट की हिंदी होती है निश्चित, और इनडेफिनिट अगर इन प्रीफिक्स लगा दिए तो ये इसका अपोजिट हो गया, और इसकी मीनिंग हो गई अनिश्चित। और टेंस मतलब सभी जानते हैं काल होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्तमान अनिश्चित काल या अनिश्चित वर्तमान काल। तो इसको हिंदी में इस तरह से जानते हैं। और अनिश्चित कहने का मतलब क्या है, इसको आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। शुरुआत हम कहां से करते हैं? किसी भी टेंस की अगर हम बात करें, किसी भी टेंस को सीखने सिखाने या पढ़ने में हम पहली बात ही क्या जानते हैं कि इस टेंस को पहचानेंगे कैसे, या इसकी पहचान क्या होती है। इसी को आप आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्निशन कहते हैं। इसी को अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि जो भी टेंस हिंदी में लिखा हुआ है उसको हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। क्योंकि यहाँ टेंस सीखने का मतलब जो बेसिक क्लास में हम सीखेंगे वो ट्रांसलेशन सीखेंगे। ट्रांसलेशन क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसलेशन? टू चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। यानी किसी भी सेंटेंस को किसी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना बिना उसकी मीनिंग को बदले हुए, यही हमारा क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। और ट्रांसलेशन यहाँ हम इस बेसिक क्लास में आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे। तो यहाँ शुरुआत करते हैं हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की। और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करें तो हम कब जानेंगे कि यह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? जब हम उसकी आइडेंटिफिकेशन या पहचान जानते रहेंगे। और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में या इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, आदि शब्द अगर लगे हुए हैं किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, आपको ता है, ती है, ते है, अगर ये सब सारे वर्ड इनमें से कोई भी एक लगा हुआ मिल रहा है तो उस सेंटेंस को आप किस टेंस के अंतर्गत कंसीडर करेंगे? वो टेंस आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर हम ता ती ते है की बात करें, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे ता है ती है लिखा रहेगा, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं फाह पढ़ता है, हम जाते हैं, वे खेलते हैं, वह आती है। अगर हम इस तरह से एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करें तो यहां पर सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं, लास्ट में देख रहे हैं वह पढ़ता है, ता है आ रहा है। दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं कि हम जाते हैं, ते हैं आ रहा है, जो कि ये भी एक क्या है? आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। वे खेलते हैं, ते हैं आ रहा है लास्ट में, ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। और वह आती है,
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऐसे सेंटेंसेस में आपको ता है, ती है, ते है देखने को मिलेंगे, और जब भी यह हमको देखने को मिलेगा वो टेंस हमारा कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब चलिए इसके ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो सभी टेंस की हमने बताया अभी कि सभी टेंस की अपनी अपनी एक क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। सभी टेंस की अपनी अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो किसी भी टेंस को सीखने के लिए अगर हम उसकी पहचान के बाद अगर कुछ सीखते हैं तो वो हमारा होता है कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें इसकी, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसका होता है डू और डज। या तो डू यूज होगा या तो डज यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसी तरह सभी टेंसेस में अलग अलग इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और उस टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय हमको इन्हीं हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेनी पड़ती है। अगर आप डू या डज देख रहे हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा कि किस सेंटेंस में हम डू का यूज करेंगे और किस सेंटेंस में हम डज का यूज करेंगे। चलिए इसी साथ इसको भी जान लेते हैं। डू को हम यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे किसका, डू का, और डज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर आप सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट भी नहीं जानते हैं तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। यहां पर आप सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं आज ही आप सीख जाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट उन्हें कहते हैं जिनसे हमको, पहली बात सिंगुलर वर्ड को देखिए तो सिंगुलर मतलब क्या होता है कि वन या सिंगल, सिंगल से बना हुआ है सिंगुलर, और सिंगुलर मतलब होता है एक। और ऐसे सब्जेक्ट जिनसे हमको एक का पता चलता है वही हमारे सिंगुलर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ही होता है, सी होता है और इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनके अलावा भी अगर कोई वन नेम लिखा रहेगा यानी कोई एक नेम आएगा तो वो सिंगल नेम जो होता है वो हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। अगर बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आई जो होता है, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको किसी टेंस में आप देखेंगे कि इसके साथ प्लूरल जैसा ट्रीट किया जाएगा, यानी ये प्लूरल जैसा बिहेव करेगा। और किसी टेंस में आप देखेंगे, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं कि आई के साथ वॉज लगता है, तो आई कभी कभी सिंगुलर जैसे बिहेव करता है और कभी कभी प्लूरल जैसे बिहेव करता है। तो यहां पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको आई को हम प्लूरल जैसे कंसीडर करेंगे। आई होता है, आई के साथ हम डू का यूज करते हैं, और वी होता है, और यू एंड दे, ये चार सब्जेक्ट जो होते हैं ये प्लूरल होते हैं। और जैसे यहां हम देख रहे हैं कोई भी वन नेम होगा, वन नेम कहने का मतलब है कि कोई किसी का भी नेम हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, कोई कुछ भी चीजें, एनिमल हो सकता है। किसी भी नाउन की बात करें इसको आप वन नाउन भी कह सकते हैं। और यहां पर वन प्लस नेम, वन प्लस नेम कहने का मतलब यह है कि एक से ज्यादा जब नेम होंगे तो वही हमारा सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट हुआ हम उसके साथ डू का यूज करेंगे, और जब तक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करेंगे। आगे आप देखेंगे कि डू और डज का यूज कैसे किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें इसके मेन वर्ब की, जैसे हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज किया जाता है, तो इसके मेन वर्ब इस टेंस में कौन सा यूज होगा उसको हम जानेंगे। अगर इसके मेन वर्ब को देखें, मेन वर्ब इसमें यूज की जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। और हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसके साथ कभी कभी यस या ईएस लग जाएगा, कभी कभी यस या ईएस लगेगा। क्यों लगेगा वो भी आप सीख जाएंगे
यस या यस कब लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस का प्रयोग क्यों किया जाता है? अभी तक तो आप केवल इसे एक रूल के अंतर्गत समझते आए हैं कि यह एक रूल होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस लगा देते हैं। लेकिन क्यों लगाते हैं इसकी जानकारी हमको आज तक नहीं मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे कि इसके साथ यस या यस आखिर लगता क्यों है, इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या होता है। चलिए, सभी टेंस में अगर हम बात करें, सभी टेंस जितने भी टेंस अभी हमने बताया आपको, उसके अंतर्गत जो भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे वो 4 तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे। वो 4 तरह के सेंटेंस कौन कौन से होते हैं उनको चलिए हम आपको बताते हैं। वे 4 प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं उनको हम, पहला सेंटेंस उनमें होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा क्या होता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह हम इन सभी टेंसेस को, इन सभी सेंटेंस को हम सभी टेंस में पढ़ेंगे। सभी टेंस के जितने भी सेंटेंस हो सकते हैं वो इन्हीं 4 तरह के हो सकते हैं। अब हम बात करें कि कैसे आप जानेंगे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, कैसे जानेंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, कैसे जानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और कैसे जानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे हमने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन या उसको पहचानने का तरीका बताया कि जब हिंदी वाक्य के लास्ट में जो है ता है, ती है, ते हैं, ये सारे वर्ड आपको देखने को मिले तो ये हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और उसी तरह हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस कब होंगे, नेगेटिव सेंटेंस कब होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कब होंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कब होंगे। ये अगर आप एक बार पहचानना सीख गए तो आप 12 के 12 टेंस में इसको आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं ये सभी टेंस पर एप्लीकेबल है, सभी टेंस पर लागू होते हैं। एक बार आप सीख जाएंगे तो सभी टेंस आसानी से कर पाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, अगर हिंदी वाक्य की बात करें, हिंदी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, तो इनमें आपको 2 बातें ध्यान रखना है कि सेंटेंस में नहीं का प्रयोग देखेंगे और कोई भी प्रश्नवाचक या क्वेश्चन वर्ड की बात करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये दोनों चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ना तो क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेगा, ना तो नहीं वर्ड देखने को मिलेगा। जब ये दोनों वर्ड देखने को ना मिले, ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड लगा हो और ना ही नहीं का यूज किया गया हो, तो वो सेंटेंस ही हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में भी यही दोनों चीजें ध्यान देनी होती हैं, लेकिन यहां पर कंडीशन थोड़ा अलग है। यहां कंडीशन ये अलग है कि नहीं, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग तो नहीं होगा नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन नहीं का यूज आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपको सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में नहीं लगा हुआ दिख रहा है, नहीं वर्ड नहीं, तो आप जान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा कैसा सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यही दोनों चीजें ध्यान देनी होती हैं। कौन सी चीज? एक होता है नहीं और एक होता है प्रश्नवाचक शब्द। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द देखने को नहीं मिलेगा, यानी नहीं वर्ड नहीं लगा हुआ मिलेगा, जबकि कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के किसी न किसी पार्ट में, चाहे शुरुआत में, चाहे बीच में, चाहे कहीं भी क्वेश्चन वर्ड जरूर लगा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, और नहीं वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी यही दोनों चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे? नहीं और क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द, इनको हम कहते हैं।
तो यहाँ पर दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी, नहीं भी देखने को लगा हुआ मिलेगा और क्वेश्चन वर्ड भी लगा हुआ रहेगा। जिस सेंटेंस में कहने का मतलब कि क्वेश्चन वर्ड और नहीं दोनों लगे हो वो हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, और जिन सेंटेंस में नहीं ना लगा हो, प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड लगा हो, तो वे सेंटेंस हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिस सेंटेंस में नहीं वर्ड देखने को मिले यानी नहीं वर्ड का यूज किया गया हो जबकि क्वेश्चन वर्ड का यूज ना किया गया हो, वे हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और जिस सेंटेंस में नहीं वर्ड भी देखने को नहीं मिलता है और क्वेश्चन वर्ड भी देखने को ना मिले, वही सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। चलिए एक बार आप पहचानना सीख जाएंगे तो सभी टेंस में यही नियम आपको काम देगा। अगर सभी टेंस में हम जो भी सेंटेंस होंगे इन्हीं 4 कैटेगरी से होंगे, यानी यही 4 सेंटेंस में से कोई ना कोई एक होगा। तो क्यों ना हम एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझते हुए चलें, एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखते हुए चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम देखेंगे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका ट्रांसलेशन में आपको कुछ 2-3 बातें ध्यान रखनी होंगी। वे 2-3 बातें कौन सी होंगी, हम उनको देखेंगे। पहला सेंटेंस हमने क्या बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है पहला सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिनमें नहीं वर्ड और क्वेश्चन वर्ड दोनों देखने को ना मिले, वही हमारे होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहली बात ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। पहली बात जो ध्यान रखनी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू या डज का यूज नहीं करते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत नहीं किया जाता है, या हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि यस और ईएस यूज्ड इन मेन वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट। सेंटेंस जो होगा अगर उसमें सब्जेक्ट का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया गया है तो उसके मेन वर्ब में हम यस या ईएस लगाते हैं। मेन वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं। ये क्यों लगाते हैं अभी आप इसको थोड़ी देर में सीख जाएंगे। और पहली बात हमको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का डू या डज का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं पहचानना जानते हैं तो उसके लिए भी हम आपको 2 मिनट में समझा देंगे कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे हिंदी के सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और वर्ब क्या होते हैं। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट मतलब होता है, सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता। कर्ता यानी डूअर, जो भी काम हो रहा होगा। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वह क्रिकेट खेलता है, देखेंगे कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि वाक्य के या सेंटेंस के लास्ट में आपको एक वर्ड टर्म देखने को मिल रहा है, ता है, और हमने बताया आइडेंटिफिकेशन में ता है लगे हुए वाले शब्द हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अगर हमको इसमें सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो एक वर्ड से आपको क्वेश्चन करना होगा। अगर हिंदी के वर्ड में सब्जेक्ट पहचानना है तो क्वेश्चन हमको किससे करना होगा, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को पाने के लिए या सब्जेक्ट पहचानने के लिए हमको क्वेश्चन करना होता है, क्वेश्चन विथ हु। अगर इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना है तो हम हु से क्वेश्चन करेंगे, वहीं अगर हिंदी के सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट पहचानना है तो हम क्वेश्चन किससे करेंगे, कौन वर्ड लगाकर क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगर हम यहां लगा रहे हैं कि कौन क्रिकेट खेलता है,
कौन क्रिकेट खेलता है, हमको आंसर क्या मिल रहा है, वह क्रिकेट खेलता है। तो जो हमको आंसर मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जो कौन लगाकर क्वेश्चन करने पर जो हमको आंसर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हमने पहचान लिया। ऑब्जेक्ट अगर पहचानेंगे, टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम किससे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन विथ व्हाट एंड whom। अगर इंग्लिश के सेंटेंस में हमको इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पहचानना है तो हम क्वेश्चन किससे करेंगे, या तो व्हाट से, या फिर whom से, या फिर व्हाट से, या फिर whom से क्वेश्चन करेंगे। और वहीं हिंदी सेंटेंस में अगर हमको पहचानना है तो व्हाट के लिए हम क्या से क्वेश्चन करेंगे, या फिर किसको, या तो किसको लगाकर क्वेश्चन करेंगे या फिर क्या लगाकर क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमको यहां पर ऑब्जेक्ट पहचानना है, वह क्या खेलता है, वह क्या खेलता है, हमको आंसर क्या मिला, वह क्रिकेट खेलता है। वह क्या खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। तो ये जो क्रिकेट वर्ड है यही हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये हमको आंसर किसका दे रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है। जो भी व्हाट या whom का जो भी आंसर देगा वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम वर्ब कैसे पहचानेंगे, किसी भी सेंटेंस में वर्ब पहचानना बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही आसान है। कि सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होगा, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वही हमारा क्या होगा, वर्ब होगा, वही हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। यहां देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वह कौन सा काम कर रहा है, यानी वह काम क्या कर रहा है, वह खेल रहा है, यानी वह खेलता है। तो उसके द्वारा खेलने का काम किया जा रहा है या खेलने का एक्शन किया जा रहा है, तो यही एक्शन ही हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो खेलना हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। चलिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। और अगर आपको इनमें कोई भी समस्या आए तो आपको यही क्लास को बार बार देखना चाहिए, क्योंकि रिवीजन से सारी की सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। एक बार देखने पर अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप इसी क्लास को दोबारा बड़े ही आराम से देखें। अगर अब बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन की, अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन के लिए हमने दो बातें आपको बताई कि दो बातें ध्यान रखना है। वो दो बातें कौन कौन सी हैं, पहली ये कि अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। और दूसरी बात ये कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब मेन वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे। मेन वर्ब में यस या ईएस क्यों लगाते हैं इसको आप अभी समझेंगे। चलिए, तब उसके पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस स्ट्रक्चर पर या किस आधार पर करते हैं उसको जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना बिल्कुल ही आसान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज तो किया नहीं जाता है। इसके लिए जब हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा तो इसके बाद किसका यूज करेंगे, मेन वर्ब का यूज करेंगे, मेन वर्ब का यूज करेंगे। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर अगर कुछ भी चीजें बच रही हैं तो उनको आप अदर वर्ड के अंतर्गत रख सकते हैं, या उन्हीं को आप कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर पर हम ट्रांसलेट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। चलिए, एक सेंटेंस ध्यान देंगे, एक बात ध्यान देंगे कि ये जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा, फिर वही बात है कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो हम मेन वर्ब में यस या ईएस ऐड कर देंगे, मेन वर्ब में यस या ईएस ऐड कर देंगे। चलिए, अब एक आध ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे अगर हम कहें मैं टीवी देखता हूं, मैं टीवी देखता हूं, लास्ट में ता हूं मिल रहा है आपको, लास्ट में ता हूं मिल रहा है। और हमने बताया कि जब लास्ट में ता हूं मिलेगा तो वो सेंटेंस जो होगा उसका टेंस कौन सा होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। और देख रहे हैं कि यहां दो चीजें ध्यान देने को हमने बताई थी कि पहले टेंस पहचानेंगे, फिर ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले जो नियम है उसको उसके अंतर्गत आपको सबसे पहले टेंस पहचानना होगा कि आखिरकार टेंस कौन सा है
और टेंस पहचानने के बाद आप दूसरा काम करेंगे कि सेंटेंस पहचानेंगे कि जो 4 सेंटेंस हमने बताए उनमें 4 सेंटेंस में ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये किस कैटेगरी में जा रहा है। सेंटेंस पहचानने के लिए हमने बताया है कि नहीं पर ध्यान देना है और कोई भी क्वेश्चन वर्ड या प्रश्न वाले शब्द पर ध्यान देना है, प्रश्नवाचक शब्द पर ध्यान देना है। अगर आपको नहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि कहीं भी नहीं वर्ड का यूज नहीं किया गया है और कहीं भी कोई क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं किया गया है, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो सेंटेंस हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। वो सेंटेंस हमारा कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हमको अफर्मेटिव सेंटेंस पता चल गया तो हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देना है और ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। चलिए लगाते हैं। मैं क्या है, कौन टीवी देखता है, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, कौन से क्वेश्चन करेंगे, कौन टीवी देखता है, मैं टीवी देखता हूं, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मैं हो गया, और मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। मेरे द्वारा काम कौन सा किया जा रहा है, क्योंकि अगला जो यूज करना है वो मेन वर्ब का यूज करना है, और वर्ब क्या होती है, जो भी सेंटेंस में काम किया जा रहा है वही हमारा क्या है, वर्ब है। मेरे द्वारा कौन सा काम हो रहा है, टीवी देखने का काम हो रहा है, और देखना की अंग्रेजी क्या होती है, वॉच होता है। वॉच मीन्स देखना, आई वॉच। अब मैं क्या देखता हूं, मैं क्या देखता हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए 2 वर्ड हमने बताए हैं, या तो क्या या तो किसको। तो मैं क्या देखता हूं, क्या से क्वेश्चन करने पर हमको आंसर मिल रहा है, टीवी। तो यही ऑब्जेक्ट हो गया, और टीवी को हम टीवी लिख देते हैं, ठीक है। आई वॉच टीवी हो गया ट्रांसलेशन, बिल्कुल सिंपल सा। तो इस तरह से हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। चलिए 1-2 ट्रांसलेशन और आपके सामने करते हैं प्रैक्टिस के लिए। 1-2 ट्रांसलेशन और करते हैं। वह कपड़े धुलती है, शिवम स्कूल जाता है, शिवम स्कूल जाता है, वह कपड़े धुलती है। 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। दोनों सेंटेंस में सबसे पहला काम आप करेंगे टेंस पहचानेंगे, फिर सेंटेंस पहचानेंगे। टेंस पहचान रहे हैं, ता है ती है। टेंस को पहचानने के लिए किसी भी हिंदी वाले सेंटेंस के सबसे लास्ट में देखा जाता है। कहां देखा जाता है, लास्ट में अगर देख लेंगे तो हमको किसी भी टेंस की पहचान हो जाएगी, जब हम उसके आइडेंटिफिकेशन को जानते रहेंगे तब। यहां पर दोनों सेंटेंस में देख रहे हैं कि यूज किया गया है ती है और ता है का, और जब ता है ती है का यूज किया जाता है तो वही सेंटेंस हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। दूसरे नंबर पर हमको सेंटेंस पहचानना है, और सेंटेंस पहचानने के लिए हमने आपको 2 टर्म बताए हैं, एक नहीं और एक क्वेश्चन वर्ड। अगर दोनों वर्ड आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहा है तो ये दोनों सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हमको सेंटेंस और सेंटेंस पता चल गया तो हमको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में को अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करने के लिए हमने 2 बातें जो बताई हैं उनका भी हमको ध्यान देना है। पहली बात क्या है कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। और दूसरी बात क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस लगाया जाता है। कहां पर, मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ा जाता है। ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में जो ट्रांसलेशन करते समय गलतियां होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसी 2 रूल पर होती हैं। अगर आप इस 2 बात को ध्यान देंगे तो आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। चलिए इसको ट्रांसलेशन करते हैं, इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पहचानेंगे, क्योंकि हमको शुरुआत में ही क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। और सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमने बताया कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचानना है, हम उसके लिए कौन वर्ड से क्वेश्चन करेंगे। कौन कपड़े धुलती है, हमको जवाब मिल रहा है कि वह कपड़े धुलती है, वह कपड़े धुलती है, और ती है लगा हुआ है, यानी हमको पता चल रहा है फीमेल, फीमेल का पता चल रहा है। और हम जानते हैं कि वह शब्द जो है, वह शब्द मेल के लिए यूज होता है तो उसके लिए सी यूज करते हैं, और फीमेल के लिए वह शब्द मेल के लिए यूज होता है तो ही यूज करते हैं, और वह शब्द फीमेल के लिए यूज होता है तो उसके लिए हम सी वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो फीमेल की बात है तो सी लगा दिया हमने, सी। मेल
काम कौन सा हो रहा है, मेन एक्शन, क्योंकि अगला वर्ड हमको वर्ब लगाना है और वर्ब क्या है, धुलना, धुलना, कपड़े धोना, और धोना की अंग्रेजी क्या होती है, वॉश। वॉश मतलब क्या होता है, धुलना। अब हमको एक चीज यहां पर यही ध्यान देना है कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ही, सी, इट, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने बताया ही, सी, इट सब्जेक्ट जो है हमारे, और कोई सिंगल नेम रहेगा तो वही सब्जेक्ट हमारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जब होंगे तो हम वर्ब में यस या ईएस लगा देंगे। वर्ब हमारा क्या है, वास, और वास में यस या ईएस लगाएंगे। यहां पर वास के साथ ईएस का यूज किया जाएगा। किसी वीडियो में हम आपको बता देंगे कि किस वर्ब के साथ यस का यूज किया जाता है और किस वर्ब के साथ ईएस का यूज किया जाता है। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक सेपरेट वीडियो इसी पर बनाकर आपको बता देंगे। ही वासेस, अब सॉरी सी वासेस, अब हमको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमको किससे मिलता है, या तो क्या लगाकर क्वेश्चन करेंगे या फिर कौन लगाकर क्वेश्चन करेंगे, या क्या वर्ड से क्वेश्चन करेंगे या फिर कौन वर्ड से क्वेश्चन करेंगे। वह क्या धोती है, वह क्या धुलती है, वह कपड़े धुलती है। तो ये जो कपड़े हमको आंसर मिल रहा है यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। और कपड़े मतलब बहुत सारे कपड़े हैं तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, क्लॉथ्स लगा देंगे। हो गया, ट्रांसलेशन बिल्कुल सिंपल सा है। एक बार आपको नियम जो हमने बता दिए अभी अगर ये समझ में आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसा भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा आप उसको बड़े ही आराम से करते हुए चले जाएंगे। अब देखते हैं शिवम स्कूल जाता है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के लिए हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, कौन स्कूल जाता है, शिवम स्कूल जाता है। शिवम के द्वारा काम कौन सा किया जा रहा है, जाने का, शिवम गो। और यहाँ पर सिंगल नेम है, एक नेम है, इसलिए हम वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे और गो के साथ ईएस का यूज किया जाता है, तो शिवम गोज। अब शिवम कहाँ जा रहा है, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हमको ये क्या या फिर किसको का आंसर नहीं दे रहा है। अगर हम कहें वह क्या जाता है, वह क्या जाता है, तो हमको क्या से स्कूल का आंसर नहीं मिल रहा है। जबकि अगर हम कहां शब्द से क्वेश्चन करें कि वह कहां जाता है तो वह स्कूल जाता है। और जब कहां वर्ड से क्वेश्चन करने पर जो भी चीज मिलती है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो हमारा अदर वर्ड हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। कहने का मतलब कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है, और जब ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। इनमें से आपको जो भी वर्ड ना मिले, जैसे ऑब्जेक्ट ना मिले तो ऑब्जेक्ट के बाद जो भी चीजें मिल रही हैं अदर वर्ड या इसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो गो के साथ हम टू लगाएंगे और कहां जा रहा है तो स्कूल जाता है। ठीक है, वह शिवम स्कूल जाता है, शिवम गोज टू स्कूल। बिल्कुल सिंपल सा ट्रांसलेशन है, आप करने लगेंगे। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम जो अगला सेंटेंस हमने बताया वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी आपको दो बातें ध्यान देनी है। जैसे आप अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए दो बातें ध्यान देते थे, वो बातें दो कौन कौन सी थी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज नहीं करते हैं। और दूसरा रूल क्या था कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि यस या ईएस वर्ब में क्यों लगाया जाता है या वर्ब में यस या ईएस क्यों लगाते हैं। क्योंकि अभी तक आप केवल इसको एक रूल समझकर फॉलो करते हुए चले आए हैं। जैसे आप बहुत सारे रूल फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल हो गया या जो भी इंस्टीट्यूट के रूल हो गए या कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, तो ये सभी क्या है, रूल है, इसको आप फॉलो करते चले आ रहे हैं। वैसे ही हमको रूल पता था कि अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब में यस या यस लगा देते हैं, लेकिन ये रूल आखिर बना कैसे, इसको आपको समझना चाहिए। ये रूल इसलिए बना क्योंकि एक नियम है हमारा, एक कॉन्सेप्ट कहता है कि यस यस पी पी। जब सब्जेक्ट हमारा, यानी यहां पर अगर हम सब्जेक्ट लिख दें और यहां पर वर्ब लिख दें तो बात क्लियर हो जाएगी। जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सिंगुलर हो, यस मतलब यस फॉर सिंगुलर,
ठीक है, यस फॉर सिंगुलर। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी कैसे लगेगी, प्लूरल लगेगी। ये हमारा एक नियम है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी हमारी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। चलिए, इस नियम को समझने के बाद आपको एक और बातें जाननी चाहिए। एक और बात जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बातें क्या है कि अगर हम यहां पर वर्ब लिख लें और यहां पर नाउन लिख लेते हैं, यहां पर वर्ब लिख लें और यहां पर नाउन लिख लेते हैं तो समझने में थोड़ा आसानी होगी। कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जिसमें एकदम केवल वर्ब ही लगा होता है, ना तो इसमें आईएनजी लगा होता है, ना तो यस या ईएस लगा होता है, तो वही हमारी क्या होती है, बेस फॉर्म होती है। और कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में क्या मानी जाती है, कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल कंसीडर की जाती है। हाँ, ध्यान देंगे, कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में क्या मानी जाती है, कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में उसको प्लूरल माना जाता है। जबकि कोई भी नाउन अपने बेस फॉर्म में क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। कोई भी नाउन अपने बेस फॉर्म में सिंगुलर माना जाता है। जैसे अगर हम कहें बॉय, बॉय में आपको यस या यस लगा हुआ नहीं दिख रहा है, यानी ये सिंगुलर है। और जब हम इसमें BOYS लगा दिए तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वैसे अगर हम इसमें देखें डू है, डू मतलब मान लीजिए करना, गो हो गया, तो ये अपने आप में क्या है, ये एक प्लूरल है, ये डू अपने आप में प्लूरल है। अब इसको सिंगुलर हम बनाते हैं। इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे, तो जब बेस फॉर्म में ये प्लूरल होता है तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में ही हम यस या ईएस जोड़ देते हैं। वर्ब के लास्ट में हम यस या ईएस जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, कोई भी वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाती है। जबकि कोई भी नाउन अपने बेस फॉर्म में सिंगुलर माना जाता है, और जब सिंगुलर माना जाता है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, नाउन में यस या ईएस, जनरली यस या ईएस जोड़ा जाता है। बाकी आईईएस, वीईएस या कोई अन्य स्पेसिफिक तरीके से भी प्लूरल बनाए जाते हैं, लेकिन जनरली यस या ईएस लगाया जाता है। तो एक बात ये जरूर ध्यान रखेंगे कि कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में क्या मानी जाती है, प्लूरल मानी जाती है, और कोई भी नाउन अपने बेस फॉर्म में क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। और वर्ब में यस या ईएस जो लगाते हैं वो सिर्फ इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वर्ब को हमको सिंगुलर बनाना होता है। वर्ब को सिंगुलर इसलिए बनाना होता है क्योंकि नियम हमारा कहता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब को भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो जब सब्जेक्ट है अगर उसके साथ हम बेस फॉर्म लगा देंगे तो ये तो प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था जबकि ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इसी को सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। ये बात की जानकारी हो सकता है आपको ना रही होगी, तो आप आज से जान जाएंगे। चलिए, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिकली सीखते हैं, क्योंकि जब कोई भी थ्योरेटिकल बात को अगर हम उसकी प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहती है या हमेशा के लिए वो बातें बैठ जाती हैं। जैसे अगर हम कहें वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, वह के लिए ही हमने लगाया, ईट लगा दिया, ईट द फूड, वह खाना खाता है, ही ईट द फूड। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ही क्या है, ही अपने आप में सिंगुलर है, ही क्या है, ही सिंगुलर है। और जबकि ईट क्या है, ईट अपने बेस फॉर्म में है, और बेस फॉर्म में क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, तो ये तो प्लूरल हो गया। जबकि नियम हमारा है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जबकि यहां देख रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग हो गए, तो हमको इसको प्लूरल से क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब हमारा सेम होना चाहिए। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। और वर्ब को सिंगुलर बनाने का तरीका हमने बताया कि वर्ब को सिंगुलर जब बनाना हो तो उसमें आप यस या ईएस लगा दीजिए, बन गया आपका सिंगुलर। तो ही ईट, ईट के साथ यस लगा देंगे तो सिंगुलर हो गया, ही ईट्स
द फूड, ही ईट्स फूड अगर हम कहेंगे तो अब ये भी सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर हो गया और वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तभी सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही माना जाएगा। चलिए, तो यस या यस लगाने वाला कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस जो है हमारा वो अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आता है, वो आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। चलिए निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड भी दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी कि अब निगेटिव सेंटेंस में जैसे अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज नहीं किया जाता था, लेकिन यहां पर निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज किया जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब डू और डज इज यूज्ड एज पर रूल। एज पर रूल कहने का मतलब कि नियम के हिसाब से, नियम के हिसाब कहने का मतलब है कि डू का यूज हम प्लूरल के साथ करेंगे और डज का यूज सिंगुलर के साथ करेंगे। डू का यूज प्लूरल के साथ कर रहे हैं और डज का यूज सिंगुलर के साथ कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कारण आप इन दोनों को देखकर ही जान सकते हैं, क्योंकि डू अपने किस फॉर्म में है, बेस फॉर्म में है। डू अपने बेस फॉर्म में है और बेस फॉर्म में चीजें क्या मानी जाती हैं, प्लूरल मानी जाती है। इसलिए जब वर्ब हमारा प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू का यूज किया जाता है। और डज में ईएस, ध्यान से देखेंगे कि डू पे लास्ट में ईएस लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डज बन जाता है। डू के लास्ट में ईएस लगाने पर डज बनता है और जैसे ही हमने ईएस लगा दिया ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। जब वर्ब हमारी सिंगुलर है तो इसके साथ सब्जेक्ट भी कैसा यूज होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होना चाहिए। चलिए दूसरी बात हमको क्या ध्यान रखना है, दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि यस और ईएस इज नॉट इंक्लूड इन वर्ब। यानी कहने का मतलब है कि यस या ईएस वर्ब में नहीं जोड़ा जाता है। वर्ब में यस या ईएस किसी भी कंडीशन में नहीं जोड़ा जाएगा, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण यह है कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो यहाँ पर वर्ब तो हम ऑलरेडी सिंगुलर लगा रहे हैं, और जब हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी सिंगुलर लगा रहे हैं तो एक वर्ब सिंगुलर हो गई तो दूसरी वर्ब को सिंगुलर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही हमको बता रहा है कि ये एक सिंगुलर वर्ब है। और प्लूरल के साथ तो यस या ईएस वैसे भी नहीं यूज किया जाता था, तो इसलिए हम यस या ईएस का यूज निगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये बड़ा दिलचस्प है, इसको जानना चाहिए आपको, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन में भी गलतियां होती हैं। निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा। फिर जैसा कि हमने बताया कि इसमें डू या डज का यूज होता है, और डू या डज का यूज होगा या फिर इसी को आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना चाहिए, या हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यस या यस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी चीजें बची हुई होंगी उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हुआ हमारा किसका, नेगेटिव सेंटेंस का। चलिए एक दो सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। वह पत्र नहीं लिखता है। दूसरा सेंटेंस क्या है, वे घर नहीं जाते, वे घर नहीं जाते हैं। और पहला सेंटेंस क्या है, वह पत्र नहीं लिखता है। दोनों सेंटेंस में आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो एक चीज कॉमन है कि दोनों का टेंस क्या है, सेम है, और दोनों का सेंटेंस भी क्या है, सेम है। और जिस सेंटेंस में नहीं वर्ड आपको लगा मिले और कोई क्वेश्चन वर्ड ना लगा मिले तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। चलिए वह पत्र नहीं लिखता है कहने का मतलब क्या हुआ
कि सबसे पहले इसको हम सब्जेक्ट लगाएंगे। कौन पत्र नहीं लिखता है? वह पत्र नहीं लिखता है। लिखता है से हमको पता चला कि बात हो रही है मेल की, और मेल के लिए हम वह की अंग्रेजी ही लगाते हैं, ही। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, डू या डज होता है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम किसका यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे, ही डज। अब आगे क्या लगाएंगे? नहीं के लिए आपको नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। ही डज नॉट राइट, लिखना की अंग्रेजी क्या हो गई? राइट, राइट अ लेटर या राइट लेटर। ही डज नॉट राइट लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है। दूसरा सेंटेंस अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे है, दे। दे के साथ अब दे हमारा प्लूरल हो गया, इसीलिए हमको प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डू। दे डू नॉट, दे डू नॉट गो, दे डू नॉट गो टू होम, दे डू नॉट गो टू होम, वे घर नहीं जाते हैं। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन कर पाएंगे निगेटिव सेंटेंस का। दो बातें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ब में यस या यस नहीं लगा रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज हो रहा है, और यहाँ डू या डज का यूज हो रहा है तब भी यस या यस नहीं लगाया जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यस या यस हम किसके साथ लगाते थे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर तो एक हमको सिंगुलर सब्जेक्ट वाली वर्ब मिल ही रही है ना। डू या डज में डज क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब है। सिंगुलर वर्ब का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हो गया, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और सेंटेंस भी क्या हो गया? सही हो गया। और प्लूरल के साथ तो वैसे भी यस या यस का यूज नहीं होता था। एक और रूल आप जान लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक निगेटिव सेंटेंस बनता है कभी नहीं लगाकर। कभी नहीं लगाकर एक क्वेश्चन बनता है, उसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा। सभी इंडेफिनिट सेंटेंस में आपको कभी नहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, कभी नहीं या निगेटिव सेंटेंस का जो कभी नहीं होगा, कभी नहीं की मीनिंग क्या होती है? नेवर। कभी नहीं, कभी नहीं की मीनिंग क्या होती है? नेवर होता है, नेवर। तो हमको रूल ऑफ नेवर समझना होगा, रूल ऑफ नेवर जानना होगा कि नेवर वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसका रूल क्या होता है। नेवर वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए आपको दो बातें फिर से ध्यान देनी होगी। वो दो बातें क्या है कि जिस सेंटेंस में आपको कभी नहीं देखने को मिले उसमें तो पहली बात नेवर का यूज करते हैं, और उसके बाद आप ध्यान देंगे कि डू एंड डज इज नॉट यूज्ड इन नेवर टाइप सेंटेंस। यानी नेवर प्रकार के सेंटेंसेस में जिसमें कभी नहीं लगा होता है उसमें डू या डज का यूज फिर से नहीं किया जाता है। भले ही नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन डू या डज का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेवर का यूज किया गया होगा, और नेवर वाले सेंटेंस में हम डू डज का यूज नहीं करते हैं। और फिर वही बात है कि यस या ईएस इज यूज्ड इन मेन वर्ब with सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस का यूज किया जाएगा। कब? जब सेंटेंस में कभी नहीं या नेवर वाला सेंटेंस होगा। रूल आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको किसी भी क्लास आपको करिए या कोई भी क्लास करिए, आपके हाथ में पेपर पेन होना जरूरी है, क्योंकि जो बातें बताई जा रही है इसको आप एक बार नोट करते चलेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और जो बातें ना समझ में आए उसके लिए आप वीडियो को बार बार देखिए। अब चलिए नेवर वाले सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे अगर हम कहें, एक सेंटेंस लिखें, वह कभी नहीं पढ़ता है। वह कभी नहीं पढ़ता है। सेंटेंस में आप देख रहे हैं लगा हुआ है क्या? कभी नहीं। सेंटेंस में कभी नहीं लगा हुआ मिल रहा है, और कभी नहीं है तो इसके साथ हम नेवर वाला रूल फॉलो करेंगे। नेवर वाला रूल क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट तो लगाएंगे,
ठीक है, नेवर वाला रूल क्या कहता है, नेवर सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नेवर का यूज करेंगे, फिर वर्ब का यूज करेंगे, और वर्ब में जरूरत के हिसाब से जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यस या यस लगाएंगे, फिर डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, कौन कभी नहीं पढ़ता है, ही, यानी वह कभी नहीं पढ़ता है, ही नेवर, ही नेवर रीड। ही नेवर रीड कहने पर क्या सेंटेंस हमारा सही है, बिल्कुल गलत सेंटेंस है। क्यों गलत है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर और इसके साथ वर्ब यूज हुई है प्लूरल, और इसीलिए सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को हम यस लगा देंगे। ही नेवर रीड से कहेंगे तो वह कभी नहीं पढ़ता है। अगर हम इसी को कहें, वह कभी नहीं नहाती है, वह कभी नहीं नहाती है। सेंटेंस देखेंगे, वह की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे सी, और उसके बाद डायरेक्ट नेवर लगाएंगे, सी नेवर, बाथ में नहाना हो गया, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हम यस लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस देखें अगर प्लूरल टाइप वाले सेंटेंसेस का, तो वे कभी लड़ाई नहीं करते हैं, वे कभी लड़ाई नहीं करते हैं। वे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, और दे के तुरंत बाद हमने लगा दिया नेवर, और दे नेवर। लड़ाई करना, लड़ाई करना की मीनिंग क्या हो गई, फाइट। अब यहां पर हम यस या यस नहीं लगाएंगे, यहां पर यस या यस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दे हमारा क्या है, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और कभी भी यस यस का यूज किया जाता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड लगभग इतने ही रूल्स थे, और इसकी हमने एक एक दो दो सेंटेंस करके प्रैक्टिस भी करवा दी है। आप रूल्स के लिए वीडियो को बार बार देखिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन आएगा, या किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन तभी आएगा जब आप रूल्स देखेंगे, और रूल्स के लिए आप इंग्लिश की क्लासेस को सीखेंगे या इंग्लिश की क्लासेस को देखेंगे, और उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैक्सिमम प्रैक्टिस से बेटर रिस्पांस आपको मिलेगा। तीसरा जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन और दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। एक क्या होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और दूसरा क्या होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वे होते हैं जिस भी सेंटेंस में के हिंदी सेंटेंस में आपको शुरुआत में क्या देखने को मिले, शुरुआत में आपको क्या वर्ड लगा होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो वही हमारे क्या होते हैं क्लोज एंडेड, यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को ही हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, इसी को यस नो टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसको एक और नाम से WS टाइप क्वेश्चन कहा जाता है, WS टाइप क्वेश्चन सेंटेंस कहा जाता है। और इसको आप कैसे पहचानेंगे कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस में के बीच में आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड देखने को मिलेगा, कोई भी हिंदी के सेंटेंस के बीच में आपको मिलेगा, जबकि यहां देख रहे हैं कि हिंदी सेंटेंस के शुरुआत में ही आपको क्या देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया अंतर क्लोज एंडेड क्वेश्चन में और ओपन एंडेड क्वेश्चन में। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का ट्रांसलेशन करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज जो होता है वो सबसे पहले करना होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले करना होता है। और एक बात ध्यान देंगे, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक बात यह ध्यान देंगे कि इसमें मेन वर्ब में यस या यस का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, और जिस भी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है
या हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा होगा तो उसमें आप यस या ईएस का यूज कभी नहीं करेंगे। अगर हम क्लोज एंडेड की बात करें, क्लोज एंडेड क्वेश्चन में, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लगाना है क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होता है। फिर उसके बाद आप यूज करेंगे सब्जेक्ट का, फिर यूज करेंगे सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, फिर यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, और जो भी बातें बची हुई होंगी उनको आप सबसे लास्ट में अदर वर्ड के अंतर्गत रखेंगे। एक बात का ध्यान जरूर देंगे कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है, या क्वेश्चन मार्क लगाना नेसेसरी है, ठीक है। और अगर बात करें ओपन एंडेड क्वेश्चन की, कि ओपन एंडेड क्वेश्चन का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन का, ओपन एंडेड क्वेश्चन का ट्रांसलेशन करने के लिए, क्योंकि ओपन एंडेड क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन में सेंटेंस के बीच में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन वर्ड कहीं पर भी हिंदी वाक्य के बीच में आपको देखने को मिल रहा है, सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन वर्ड की आपको इंग्लिश लाकर लिख देना है। बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज सेम रहेंगी। यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर जो भी चीजें बची हुई होंगी अदर लगाकर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन मार्क आपको लगाना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन का ट्रांसलेशन आप इस स्ट्रक्चर पर कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए एक पेपर में, और इसको बार बार देखेंगे तो यह आपके माइंड में सेव हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यही स्ट्रक्चर सभी टेंसेस पर लागू होते हैं। तो इसको आप एक बार याद कर लेंगे, इसको आप एक बार समझ लेंगे तो पूरा 12 के 12 टेंस आपको आसानी से समझ में आएंगे, या उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम आपको कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन आपको करना है और हम भी आपके साथ मिलकर ट्रांसलेट करेंगे, और जो भी गलतियां होंगी आपके द्वारा उसको आप पिछले रूल्स को देखकर, वीडियो को पीछे करके रूल को समझते हुए फिर से सही करेंगे। चलिए, क्या हम स्कूल जाते हैं। दूसरा है, क्या वह हॉकी खेलता है। तीसरा है, तुम नदी में क्यों तैरते हो। 3 सेंटेंस लिखे हैं, 3 सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं, फिर उसके बाद आगे भी 2-3 सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए, क्या हम स्कूल जाते हैं। यहाँ हमने बताया कि जिस भी सेंटेंस के शुरुआत में आपको क्या वर्ड देखने को मिल जाए, जिस भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ड क्या लगा हुआ मिले, तो वो हमारा क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, या यस नो टाइप क्वेश्चन होता है। इसको ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब किस बेस पर लगेगा, सब्जेक्ट के आधार पर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या है, हम है, वी के साथ कौन सी वर्ब यूज की जाती है, डू वर्ब का यूज किया जाता है, डू वी। मेन वर्ब कौन सी है, जाना, डू वी गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहां हमने देखा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, फिर मेन वर्ब का यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। तो इसी बेस पर होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन का ट्रांसलेशन। चलिए, दूसरा सेंटेंस भी देख रहे हैं कि लास्ट में, शुरुआत में आपको स्टार्टिंग में ही क्या देखने को मिल रहा है, यानी ये भी एक यस नो टाइप क्वेश्चन है या क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बेस पर किया जाता है, या सब्जेक्ट के आधार पर किया जाता है। जैसा भी सब्जेक्ट हमारा होगा वैसा ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ पर वह वर्ड लगा हुआ है, वह क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर हम
डज का यूज करेंगे, डज ही खेलता है यानी प्ले हॉकी, डज ही प्ले हॉकी। कभी भी आप वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है, यस ईएस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि डू या डज पहले ही लग चुका है। तीसरा सेंटेंस में देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है और इसका यूज जो है हिंदी सेंटेंस के बीच में किया गया है, ठीक है, ना शुरुआत में है ना लास्ट में है, ये बीच में किया गया है। बीच में कहीं पर भी यूज किया जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। तुम नदी में क्यों तैरते हो, तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्यों की अंग्रेजी लिखनी है और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो भी तुम के अकॉर्डिंग, तुम के अकॉर्डिंग यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, व्हाई डू, फिर यू तैरना, स्विम इन द रिवर, व्हाई डू यू स्विम इन द रिवर, तुम नदी में क्यों तैरते हो। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बड़े ही आराम से, बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो अगला चौथा टाइप है उसको भी आप बड़े ही आराम से कर पाएंगे। थोड़ी देर की और क्लास है, पेशेंस के साथ अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपको गारंटी है मेरी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आसानी से समझ में आने लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आसानी से समझ में आने लगेगा। चलिए अगला जो सेंटेंस होता है वो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पहचानने का तरीका हमने क्या बताया कि इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड भी देखने को मिलेगा और नहीं भी देखने को मिलेगा, क्वेश्चन वर्ड भी लगा हुआ रहेगा और नहीं भी लगा हुआ देखने को मिलेगा। तो इसका ट्रांसलेशन हम बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह करते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको इसमें नॉट लगाना पड़ता है। किसी भी टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट वी यूज नॉट इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो 2 तरह के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होंगे। पहला क्या होगा, क्लोज एंडेड टाइप का क्वेश्चन होगा, क्लोज एंडेड टाइप सेंटेंस होगा। और क्लोज एंडेड के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद यूज करते हैं सब्जेक्ट। और जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस भी है तो हमने नियम बताया कि इसके तुरंत बाद हम नॉट का यूज करते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। जो भी बातें बची रहेंगी उनको आप अदर के अंतर्गत लास्ट में लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। दूसरा टाइप जो होता है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन का होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन का होता है। और उसके लिए आप सबसे पहले जो ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो भी क्वेश्चन के या जो भी हिंदी सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आया होगा वही हमारा क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। और उसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम वही क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं शुरुआत में जो आया हुआ होगा, बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहती हैं हमने बताया। सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा और फिर अदर लगाते हुए क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर पर हम ट्रांसलेट करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसी को आप किसी पेपर पेन लिए हुए हैं अगर आप तो नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी क्लास देखें, किसी भी चैप्टर्स की या किसी भी सब्जेक्ट की क्लास देखें आप, तो उसके लिए आप पेपर पेन जरूर लेकर बैठें। और यहाँ पर वन एग्जाम चैनल पर आपको इंग्लिश और अब सभी के सभी सब्जेक्ट बड़े ही प्रॉपर वे में चलाए जा रहे हैं और इसको आप इसका लाभ उठाइए, इसका फायदा लीजिए। और इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा, और जुड़ेंगे कैसे, जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देर न करते हुए अगला या इसी टाइप के सेंटेंस का
क्या इसकी सेंटेंस का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा परफेक्शन के साथ ट्रांसलेशन आने लगेगा, क्योंकि अभ्यास किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपके सामने 2 सेंटेंस लिख रहा हूं। क्या तुम अपना काम नहीं करते हो? क्या तुम अपना काम नहीं करते हो? लास्ट में ते हो लगा है। इट्स प्रूफ दैट दिस सेंटेंस इज रिलेट्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा सेंटेंस अगर हम लिखें तो इसी को लिख देते हैं, तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हो? ठीक है, तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पहचानने का जो शुरुआत में ही हमने तरीका बताया है कि आपको क्वेश्चन वर्ड भी देखने को मिलेगा और नहीं भी लगा होगा। यहाँ भी देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेगा, नहीं लगा देखने को मिलेगा। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। एक होता है हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन और दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होता है जिसके शुरुआत में ही कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड यानी क्या आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा, और ओपन एंडेड क्वेश्चन वह होता है जिसके लास्ट में जिसके बीच में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेगा। चलिए इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तुम एक सब्जेक्ट है। यू के लिए हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डू, और इसके साथ यू इसके बाद यूज करेंगे। और नहीं के लिए हमने अभी स्ट्रक्चर में बताया कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं, डू यू नॉट। अब काम कौन सा हो रहा है? करने का हो रहा है, तो फिर से डू लगाएंगे। ध्यान देंगे कि ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ये डू क्या है? मेन वर्ब है। डू यू नॉट डू अपना काम। यू के लिए अपने की अंग्रेजी क्या होती है? योर होता है, और काम के लिए क्या होता है? वर्क। क्वेश्चन मार्क, डू यू नॉट डू योर वर्क। ये हो गया ट्रांसलेशन। देख रहे हैं कि बड़े ही आसानी से अगर आप रूल फॉलो करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो यही हमारा रूल हमको क्या ट्रांसलेशन करके देगा बहुत ही आराम से। अब अगर प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जो हमने बताया आपको बिना पेपर पेन लिए बड़े ही थोड़े सेकंड में आप इसको ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हो? क्यों बीच में आ रहा है, यानी ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाते हैं, और इसकी अंग्रेजी क्या होती है? वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग लगेगा, वाई डू, और फिर लगा दिया हमने यू। और नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा, तो वाई डू यू नॉट। याद करना, याद करना की अंग्रेजी क्या होगी? लर्न। वाई डू यू नॉट लर्न अपना पाठ। यू के साथ अपने की अंग्रेजी यानी यू का पॉजिटिव केस होता है योर लेसन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। व्हाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन? व्हाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन? तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हो? तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बड़े ही आराम से हो पाता है। तो अभी तक इस वीडियो में हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हमने जाना कि जिस वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं लगे होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब हमने जाना कि डू या डज ही इसकी क्या होती है? कि हेल्पिंग वर्ब होती है। और उसके बाद हमने सीखा कि इसके साथ मेन वर्ब यस या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके साथ वर्ब में यस या ईएस भी लगाया जाता है। और वर्ब में यस या ईएस क्यों लगाया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि नियम हमारा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और वर्ब कब सिंगुलर होगी? जब उसके साथ यस या ईएस लगाएंगे। अदरवाइज वर्ब अपने बेस फॉर्म में क्या मानी जाती है? प्लूरल मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ट्रांसलेशन करने के रूल्स सीखे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज नहीं किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब डू और डज इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, एंड
वर्ब में, मेन वर्ब में यस या ईएस का यूज कर दिया जाता है। कब? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस हमने सीखा। निगेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका है कि सेंटेंस में आपको नहीं वर्ड लगा हुआ मिलेगा और क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड ना मिले और नहीं वर्ड आपको देखने को मिले तो वही हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। और निगेटिव वर्ड सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए हमने दो रूल बताए। दो रूल कौन कौन से हैं? दो नियम हमको ध्यान में रखना है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज किया जाता है और डज का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? ही, सी, इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ या उसके अलावा यदि कोई सिंगल नेम होगा तो वो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इन सभी के साथ हम डज का यूज करते हैं और बाकी बचे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और कोई वन प्लस नेम होगा तो उसके साथ हम डू का यूज करते हैं। और निगेटिव सेंटेंस के लिए आपको डू या डज के बाद तुरंत ही नॉट लगा देना है और उसके बाद वर्ब में यस या यस आपको नहीं लगाना है, भले ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर क्यों ना हो। उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो कैटेगरी के होते हैं। दो कैटेगरी के कौन कौन से होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन वे होते हैं जिनके स्टार्टिंग में ही आपको क्या वर्ड देखने को मिलेगा। जो स्टार्टिंग में क्या वर्ड देखने को मिलेगा तो वही हमारा क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन है या यस नो टाइप क्वेश्चन है। इसको ट्रांसलेशन करने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज का शुरुआत में ही यूज कर देते हैं और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? हमने बताया जब किसी भी सेंटेंस में आपको कौन या हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे और जो भी आंसर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, क्या तुम अपना काम नहीं करते हो? तो कौन अपना काम नहीं करता है? तुम अपना काम नहीं करते हो। तुम वर्ड यानी यू वर्ड क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और इसके अलावा जो दूसरा टाइप का इंट्रोगेटिव होता है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है या यस WH टाइप क्वेश्चन होता है। उसको ट्रांसलेशन करने के लिए पहली बात उसको पहचानेंगे कैसे? उसको पहचानने के लिए आपको हिंदी सेंटेंस के वाक्य के बीच में कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ड देखने को मिल सकता है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड की अगर बात करें तो क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कौन, किसको, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो जब ऐसी चीज आपको बीच में दिखे तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश शुरुआत में लगा देते हैं और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं और फिर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यस या यस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और लास्ट सेंटेंस हमने देखा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही यह भी दो प्रकार के होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम डू या डज पहले प्रयोग करते हैं। और एक बात निगेटिव सेंटेंस के लिए आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है। यहाँ भी देखेंगे सबसे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन में उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम लिख रहे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद तुरंत नॉट वर्ड का यूज कर रहे हैं और वर्ब में यस या यस का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इस तरह से आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख लिया है। उम्मीद है कि आपको यह पूरी की पूरी क्लास बड़े ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं भी क्लास में कोई भी डाउट बचता है तो आप वीडियो को बार बार देखें या एक दो बार और देख लें और जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है उसको आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर इस वीडियो में आपको जरा भी कोई भी नई बात सीखने को मिली हो, कोई भी नई बात या कुछ भी जानकारी सीखने को मिली हो तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल से के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर वे में बड़े ही बेसिक से एडवांस लेवल तक आप इंग्लिश सीखते हुए जाएंगे। इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा और जुड़ने के लिए हमारे चैनल वन एग्जाम को सब्सक्राइब करना होगा। तो सब्सक्राइब करिए वन एग्जाम चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।